स्टूडेंट्स, तो आज मैं लेकर आ गई हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए जिनका भी मेजर में पॉलिटिकल साइंस है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की मैं सीरीज़ लेकर के आपके लिए आई हूँ, जिसमें से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारक तत्वों की विवेचना करें। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकता है। ऐसे ही मैंने आपको कई वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट कई बता दिए मैंने आपको। अब आपके ये वाली क्वेश्चन की बारी है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम समझेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था होती क्या है। ठीक है, तो देखिए राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी उपव्यवस्था है जिसके विभिन्न भागों में ऐसे संबंध सूत्रता होती है ना कि व्यवस्था के किसी भी भाग में कोई भी परिवर्तन हुआ हो, कि किसी भी भाग में कोई भी परिवर्तन हुआ हो, पर वो परिवर्तन अन्य अंतःक्रियाशील अंगों और संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में भी अनुकूल परिवर्तन ला देता है। ठीक है, परिवर्तन किसी भी भाग में हुआ हो पर वो अन्य अंतःक्रियाशील अंगों और संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में भी अनुकूल परिवर्तन ला देता है। ठीक है, अब देखिए और भी आपको इजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था का मतलब है कि उन नियमों से है, उन संस्थाओं और औपचारिक प्रक्रियाओं से है ना जिसके द्वारा एक समाज में शासन होता है। ठीक है, शक्ति का बंटवारा होता है, शक्ति का वितरण होता है यानी, और महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लिए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे देखते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारक तत्व क्या है। ठीक है, तो देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारक तत्व। ओके, तो देखिए पहला आपका हो जाएगा भारतीय संविधान यानी कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखिए भारत का संविधान यानी कि भारत का जो लिखित संविधान है देश की जनता और समस्त विविधतापूर्ण संस्कृति वाले लोगों को जोड़ता है। ठीक है, विविधतापूर्ण संस्कृति यानी कि जो अलग अलग संस्कृति वाले लोग हैं, ठीक है, उन्हें एकता उनमें लाता है, उन्हें जोड़ता है। संविधान में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करके जनता को शासन कार्यों में सक्रिय भागीदारी बनाता है। अब वयस्क मताधिकार का मतलब कि जो 18 साल के बाद सभी को वोट देने का अधिकार है ना, उसी की यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, तो जो 18 साल के होने के बाद सबको समान अधिकार है वोट देने का, उसी को हम यहाँ पे वयस्क मताधिकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बताता है कि संविधान ये स्पष्ट कर देता है कि संसदात्मक और संघात्मक शासन दोनों पद्धतियों का ही विकास इस देश में होगा और शासन के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन यानी कि जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं उसे करने का अधिकार इस देश की जनता में निहित माना गया है। ठीक है, जनता यानी आपके हम और आप ही। ठीक है, जनता। अब देखिए संविधान की उद्देशिका, ये आपका दूसरा हेडिंग है। देखिए संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। ठीक है, संविधान का कानूनी भाग नहीं है पर उद्देशिका हमारी राज्य व्यवस्था का स्वरूप निर्धारण करती है। ठीक है, देखिए उद्देशिका को निर्माताओं ने हमारी राज्य व्यवस्था को बुनियादी आदर्शों, आस्थाओं और प्रेरणाओं को जो वाणी देती, यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि जो उद्देशिका है उन्होंने हमारे जो निर्माता थे यानी कि जो संविधान का निर्माण जिन्होंने किया है उन्होंने हमारी राज्य व्यवस्था के बुनियादी जो आदर्श थे, जो आस्थाएं थी, जो प्रेरणा थी, उन्हें वाणी देने का काम किया है उद्देशिका ने। ठीक है, और संविधान की उद्देशिका राज्य व्यवस्था को समझने की कुंजी है। ठीक है, की है। अब देखिए तीसरा आपका हेडिंग है आधुनिकीकरण। ठीक है, तो देखिए आधुनिकीकरण में क्या है कि आधुनिकीकरण क्या होता है पहले आप वो समझिए। आधुनिकीकरण वर्तमान युग की मुख्य प्रवृत्ति है। ठीक है, और राजनीतिकरण इसकी संचालक शक्ति है। ठीक है, आधुनिकीकरण किसी समाज को पारंपरिक, पूर्व औद्योगिक और कृषि आधारित अव्यवस्था से एक आधुनिक, औद्योगिक और शहरी समाज में जो बदलने की प्रक्रिया है ना उसी को कहते हैं। ठीक है, आधुनिकता से हमारा समाज प्रभावित हुआ है और समाज के आधुनिकीकरण से राज्य व्यवस्था के स्वरूप में निखार आया है। नई शिक्षा हो गया, शासकीय नौकरियां हो गई। अब देखिए उसके बाद वयस्क मताधिकार हो गया और व्यवस्था के विस्तार ने पुरातन जाति पाति पर आधारित समाज को भी बदला है। ठीक है, अब है धर्म और सांप्रदायिकता। देखिए
भारत में धर्म और सांप्रदायिकता ने राजनीतिक व्यवस्था को अत्यंत प्रभावित किया है। अतः राज्य व्यवस्था के स्वरूप को पंथ निरपेक्ष घोषित किया गया, यानी कि पंथ निरपेक्ष यानी कि सभी धर्म एक समान। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रीयता, नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका बेटा। क्षेत्रीय विवाद राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं और क्षेत्रीय समस्याएं राजनीतिक आंदोलन को जन्म देती हैं। उसके बाद है भाषा। एक लिंग भाषा राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न तत्वों और अंगों को जोड़ती है। लिंग भाषा के अभाव, मतलब कि एक लिंग भाषा के अभाव में राज्य व्यवस्था में भी विघटन की कमजोर भावनाएं उभरती हैं। ठीक है, उसके बाद जाति। वॉन सी फ्यूरर का भी मत है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में जातियाँ, मतलब कि जातियाँ शक्ति की एक पुंज है। ठीक है, जो जाति शक्ति है उसकी एक पुंज है जिसके प्रभावों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, तो बेटा ये था आपका राजनीतिक व्यवस्था क्या होता है और उसके निर्धारक तत्व कौन से हैं। ठीक है, तो अभी ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन अभी मैं आपके साथ कुछ चीज़ें और भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। काफ़ी हमारी जो सीरीज़ है अभी लंबी चलेगी। आप ये तो हो गया आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आप जो छोटे छोटे वेरी शॉर्ट्स हैं और जो मैं आपको लॉन्ग करा रही हूँ ना बेटा, सभी कॉपी में जो है कि लिखते रहिए, उन्हें याद करते रहिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आपके लिए वेरी शॉर्ट वाली क्लास लाई थी जिसमें मैंने आपको बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस किए थे ना बेटा, वो भी याद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, मैं अगर किसी बच्चे ने पढ़ा है, याद किया है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ सिंपल सा, देखती हूँ कि आप लोगों को कुछ याद भी है, आपने पढ़ाई की है। वेरी शॉर्ट वाली अगर आपने क्लास देखी होगी तो क्या आपको पता है इस मतलब कि क्वेश्चन का आंसर? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या ये परिभाषा पता है लोकतंत्र की परिभाषा? बेटा ये सब छोटी छोटी परिभाषा ना याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये सब वेरी शॉर्ट में पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस है और कई बार पूछे जा भी चुके हैं ना बेटा। तो जैसे लोकतंत्र की परिभाषा हो गया, या फिर प्रजातंत्र क्या होता है, ये सब बेटा एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, मिलीजुली सरकार क्या होती है, गठबंधन क्या है। ठीक है, तो ये सब आपके एकदम जुबान पर रटा होना चाहिए और ये सब लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ऐसे ही हम डिस्कस करते रहेंगे। और मैं लोकतंत्र के बारे में मैंने जैसे पूछा है तो मैं बता भी देती हूँ। मैंने लोकतंत्र की सबसे छोटी परिभाषा आपको दी है ना बेटा। देखिए, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसके शासन, मतलब कि जिसमें शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा हो। और ये परिभाषा किसकी है? तो अब्राहम लिंकन की है। ठीक है, तो ऐसी सब छोटी छोटी जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो आप याद करोगे, तभी तो आप लॉन्ग की तरफ बढ़ोगे ना। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए और आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। ठीक है।